अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़-1 कौम एक आवाज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद शुएब यार खान। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। अहम खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज़ किए लेते हैं। तो अनमोल उर्फ पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। कराची साउथ पुलिस की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। पिंकी नेटवर्क का अहम किरदार जेर हिरासत। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक मुलज़मा और इसके साथी मुनीशियात खरीदने के लिए कस्टमर्स ऑनलाइन ऐप से अदायगी करते थे। पिंकी के अकाउंट संभालने वाले ज़ीशान नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अनमोल और उर्फ पिंकी केस में पुलिस को एक और अहम कामयाबी हुई है। कराची साउथ पुलिस की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई में पिंकी नेटवर्क का अहम किरदार जेर हिरासत आ गया है। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक मुलज़मा और इसके साथी मुनीशियात खरीदने के लिए कस्टमर्स ऑनलाइन ऐप से अदायगी करते थे। पिंकी के अकाउंट संभालने वाले ज़ीशान नामी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन आरिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब। बताइएगा, एक जानिब इतना बड़ा केस सामने आता है मुनीशियात के हवाले से, दूसरी जानिब अब पुलिस को कामयाबियां हासिल हो रही हैं। ये जो खबर है इसकी क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, अनमोल उर्फ पिंकी केस में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है और अब से कुछ देर पहले साउथ पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में एक बड़ी कार्रवाई की है और पिंकी नेटवर्क से जुड़े एक अहम किरदार को हिरासत में लिया गया है। तहकीकाती ज़राए बताते हैं कि मनशियात खरीदने के लिए कस्टमर्स ऑनलाइन ऐप से अदायगी करते थे और पिंकी के अकाउंट संभालने वाले ज़ीशान नामी शख्स को पुलिस ने गुलिस्तान जौहर के इलाके से हिरासत में ले लिया है। ज़राए बताते हैं कि रकूम को मोबाइल फ़ोन फ्रेंचाइज और मोबाइल बैलेंस की आड़ में जो है वो मुंतकिल किया जाता था और रकूम की अदायगी और वसूली के लिए फैयाज कम्युनिकेशन नामी फ्रेंचाइज जो है वो गुलिस्तान जौहर की इस्तेमाल की जाती थी, जहां पर छापा मार कर इस ज़ीशान नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि पिंकी के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगी के हवाले से जो मामला थे उन सबको देखता था। हुकाम बताते हैं कि ज़ेर हिरासत शख्स के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगी ऐप्स की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं और इससे तहकीकात के सिलसिले को तहकीकात के दायरे को मजीद वसी कर दिया गया है। ज़ीशान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे मुश्तरका तहकीकाती टीम इस वक्त जो है वो मुल्ज़िम से तहकीकात कर रही है। जी अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको गर्दाना जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े हाथ भी इन्वॉल्व हैं। क्या उम्मीद की जाए कि इस गिरफ्तारी के बाद जो ये नेटवर्क है उसको पकड़ने में मजीद आसानी होगी और ये जो मनशियात का जो काला धंधा है इसको रोकने में पुलिस और इदारे कामयाब हो जाएंगे जल्द अज जल्द? देखें, ये कहना कबल वक्त होगा कि सिर्फ पिंकी को पकड़ने के बाद इस सारे नेटवर्क को रोकना कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिंकी की तहकीकात में पुलिस एहलकारों के नाम हैं, कुछ इदारों से मुतल्लिका अफराद के नाम हैं, सियासतदानों के नाम हैं, शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के नाम हैं। 700 से 800 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि कराची में पिंकी से ये तमाम जो नशावर अद्वियात थी, नशावर सामान था, ये लेते थे और खुसूसी तौर पे मनशियात को मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए जो है वो तैयार करके ज़्यादा इसलिए जो है वो पिंकी ज़्यादा इन हलकों में मकबूल थी। तहकीकात चल रही हैं, यकीनी तौर पे मज़ीद नाम भी सामने आएंगे, लेकिन जो अब तक की तहकीकात हैं उसमें कुछ सियासतदानों के नाम आए हैं, शोबी शख्सियात के नाम आए हैं, पुलिस एहलकारों के नाम सामने आए हैं और दीगर इदारों से वाबस्ता उन अफराद के नाम सामने आए हैं जिन्होंने माजी में मुख्तलिफ मौक़े पर पिंकी को, उसके भाई को, उसके राइडर्स को पकड़ कर छोड़ा, उसके रिहाई के एवज पैसे तलब किए और उन कस्टमर्स के नाम सामने आ रहे हैं जो कि पिंकी से ख़रीदारी करते थे। ठीक है, आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को इस हवाले से मजीद ये भी अपडेट करें कि कराची से गिरफ्तार अनमोल और पिंकी को लाहौर से पकड़े जाने का मामला वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया अदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमात तक तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इसी की तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर यूनुस बाट की तरफ जाते हैं। यूनुस बाट, बताइएगा, एक जानिब पिंकी की गिरफ्तारी हुई, दूसरी जानिब अब वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया अदारे से रिपोर्ट तलब की है, क्या मालूम हो सका आपको? जी यूनुस साहब, ये बताइएगा, कराची से गिरफ्तार अनमोल को लाहौर से पकड़े जाने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब की है। जी, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि कराची में गिरफ्तार होने वाली अनमोल और पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए ने दावा किया है कि पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। सीसीजी ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की भी तैयारी की गई है। ज़राए ने दावा किया है कि लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी कराकर लाहौर लाया जाएगा।
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض کو گرفتار کیا گیا، لیکن ملزمہ کو اختیاری نہیں کیا گیا تھا۔ پولیس رائے کے مطابق خاتون کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپیکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ سی سی ٹی سابق پولیس انسپیکٹر سے اس کیس کے بارے میں تفتیش کرے گی۔ واضح رہے اس کیس کے حوالے سے پولیس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور پنکی کی گرفتاری کے بعد بہت سے ایسے چہرے بے نقاب ہونے باقی ہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنکی کے ملک بھر کے بہت سے پولیس افسران کے ساتھ تعلقات تھے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اب اس کی لاہور میں باقاعدہ ایک سی سی ٹی کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس کی انکوائری کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، یونس بٹ ہمارے ساتھ رہیے۔ عارف محمود صاحب، یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ نے اب سے کچھ دیر قبل یہ بڑی خبر دی ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن میں پولیس افسران ہیں، سیاستدان ہیں، اداروں کے اہلکار شامل ہیں، یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ بات بہت سرگرم ہے، جس بے باکی کے ساتھ پنکی جو ہیں عدالت میں گم رہی تھی تو انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہے، تو لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ یہ جلد از جلد چھوٹ جائیں گی یا کسی طرح کا کوئی ان کو سیف پیسج مل جائے گا، یہ امید کی جا رہی ہے؟ عارف محمود صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یونس بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یونس بٹ، آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ ایک جانب اتنی بڑی گرفتاری ہوتی ہے لیکن دوسری جانب عوام اس بات پر پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ اگر یہ تمام تر کارروائیاں وقتی ہوئیں تو کیا ہوگا، کیونکہ بہت بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں لیکن ان بڑے ناموں سے ابھی تک نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے نہ کوئی معلومات مستقل طور پر مستند طور پر حاصل ہو سکی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے بعد بہت سے اہم نام جن کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کے پنکی کے ساتھ تعلقات تھے، اس بارے میں باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انمول عرف پنکی اور اس کا بھائی ریاض بلوچ جب لاہور میں منشیات کا دھندا کرتے رہے ہیں، جب انمول عرف پنکی اور اس کے بھائی کے خلاف سال 2022 میں منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، پنکی کا بھائی گرفتاری کے 2 ماہ بعد ہی مارچ 2022 میں عدالت سے باعزت بری ہو گیا تھا۔ اس پر بڑی چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ آخر یہ کیسے بری ہو گیا۔ سننے میں آ رہا ہے، جو اب تک ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور کے ایک ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم ریاض بلوچ کو ناقص تفتیش کے بعد ہی بری کیا تھا۔ عدالتی ریکارڈ ریاض بلوچ کے خلاف ٹھوس شواہد پیش نہ کر سکی تھی۔ پولیس نے ریاض بلوچ کو 7 جنوری 2022 کو لاہور سے 1.5 کلو سے زائد منشیات سمیت گرفتار کیا تھا۔ ملزم کی بہن انمول عرف پنکی مقدمے میں نامزد ہونے کے باوجود گرفتار نہیں ہو سکی تھی۔ تفتیشی افسر نے ریکارڈ میں موقع اختیار کیا تھا کہ ملزمہ گاڑی سمیت فرار ہو گئی تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ریاض بلوچ سے چرس، ہیروئن اور کوکین برآمد ہوئی تھی۔ اب یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خاتون جو پنکی ہے یہ لاہور میں اپنے بھائی کے ساتھ دھندا کرتی تھی اور اس نے ایک پولیس کے اہلکار افسر کے ساتھ شادی کر رکھی تھی۔ اس شادی کے بعد یہ قانونی کاروبار کو اس نے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ لاہور سمیت اسلام آباد، کراچی میں شروع کر رکھا تھا اور اس نے خواتین کو جو بائکرز ہیں وہ اس حوالے سے یعنی کہ ان کے ذریعے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ جو اس کی بائکرز ہوتی تھی ان کو یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ کوکین فراہم کرنی ہے۔ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، جتنا سادہ دکھائی دیتا ہے اتنا ہے نہیں، بڑے بڑے نام شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور پنکی جو اس وقت عدالت جو اس وقت حراست میں موجود ہے، دیکھنا یہ کہ کیا مزید انکشافات وقتاً فوقتاً کرتی ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن عارف محمود اور بیورو چیف لاہور یونس بٹ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور اسی اہم معاملے سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ ملک بھر کے نوجوانوں کی منشیات کی لت لگانے والی انمول عرف پنکی کے انکشاف کا سلسلہ جاری ہے۔ انمول عرف پنکی نے منشیات کے کالے دھندے میں پولیس اور وکلا کو ملوث قرار دیا ہے۔ پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق انمول کی جانب سے کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ انمول کے مطابق لاہور سے منشیات بھیجنے کے لیے انٹر سٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منشیات کی رقم آن لائن ایپ سے بھیجی اور وصول کی جاتی تھی۔ رقوم کی منتقلی کے لیے گلستان جوہر کی فرنچائز استعمال کی جاتی تھی۔ پولیس اہلکار کامران نے پنکی کے بھائی کو گرفتار کیا اور رہائی کے لیے 1 کروڑ روپے کی رشوت لی۔ منشیات فروشی کے دھندے میں ملزمہ کا سابق شوہر ملوث تھا، جس کے 2 بھائی ایڈوکیٹ تھے۔ سابق شوہر پولیس سے بچنے کے لیے منشیات وکلا بھائیوں کے چیمبرز میں رکھتا تھا۔ ملزمہ پنکی نے مزید انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں انم عرف اینی خالص کوکین 9.5 سے 10,000 روپے گرام کے حساب سے لاتی ہے۔ کیٹامین، میتھ، لائڈوکین اور
एपिकीट केमिकल्स मेडिसिन मार्केट से लाई गई थी। 1 ग्राम कोकीन में 10 ग्राम केमिकल मिलाकर नशा और मुनशियात तैयार करती थी। इस नई कोकीन का नाम गोल्डन स्टफ रखा गया, जो मकबूल हो गई। इस तैयार शुदा मुनशियात की कीमत 5,000 रुपये ग्राम पड़ती थी, जिसे 25 से 30,000 रुपये ग्राम बेचा जाता है। गोल्डन स्टफ नामी प्रोडक्ट की कराची में खपत 700 ग्राम माहाना है। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब दीगर खबरों में कुछ बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 9 साल बाद तारीखी दौरा चीन की। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल के बाहर इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचने पर चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर ने मुसाफा किया। सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर का खैर मकदम किया और काबीना से तारुफ कराया। डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिका को 250वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे। अमेरिकी सदर के वफ़द में आम शख्सियात शामिल हैं। टेस्ला के बानी एलोन मस्क, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हवांग वफ़द का हिस्सा हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक, ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक और दीगर वफ़द भी शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा चीन। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी और अमेरिकी सदूर में 2 घंटे तवील बातचीत भी हुई। सदर ट्रंप ने कहा सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाले कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे और जब मसाइल पेश आए तो हमने उन्हें हल किया। मैं आपको फ़ोन किया कर लेता था और आप मुझे फ़ोन कर लेते थे। चीनी सदर की मुखातब होते ही अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं सबसे कहता हूँ, आप एक अजीम रहनुमा हैं। आपके साथ होना एजाज़ है, आपका दोस्त होना भी एजाज़ है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पहले से कहीं बेहतर होंगे। ताइवान का मसला अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में सबसे अहम मसला है। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीनी और अमेरिकी सदूर के वफ़द के हमरा मुलाकात में कहा कि तिजारती जंग को कोई फतह नहीं। ताइवान के मसले को दुरुस्त तरीके से न संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादम होगा। चीन और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि तमाम आलमी बुरहानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। अमेरिका चाहता है कि मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए और हुर्मुज़ में फंसे हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासर हो रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ही ना कर सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान की बंदरगाहों के गिर्द बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है और ईरानी बहरी सरगर्मी की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस बहरी नाकाबंदी का आगाज़ 4 हफ्ते कबल किया गया था, जिसके बाद मकसद ईरान के समुद्री नक़्ल हरकत और तिजारती सरगर्मियों पर नज़र रखना है। सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी अफवाज अब तक 67 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी, जबकि मुतअद्दिद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से भी रोक दिया गया। बयान के मुताबिक इंसानी इमदाद ले जाने वाले 15 जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त के तहत गुजरने दिया गया। ताहम हुक्म उदूली करने वाले 4 जहाज़ों को नाकारा बना देने का भी दावा किया गया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक रवां हफ्ते मज़ीद 2 तिजारती जहाज़ों को वार्निंग जारी करने के बाद वापस जाने पर मजबूर किया गया। तर्जमान ईरानी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ईरान के हुकूक तस्लीम न किए तो अमरीका को सिफारती नाकामी होगी। तर्जमान वज़ारत दिफ़ा का कहना था कि ईरान ने जंग और सिफारतकारी में सलाहियत साबित कर दी है। दोबारा जारियत की गई
تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق زبردستی کے معاہدوں سے حقیقی امن ممکن نہیں۔ مطالبات میں جنگ کا مسئلہ خاتمہ، نقصانات کا ازالہ اور پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا، ایرانی سیکیورٹی ادارے پہلے ہی قیادت کو بتا چکے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ امارات کی تردید کر دی ہے۔ بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔ نیتن یاہو آفس نے دورے سے UAE اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا ہے، تاہم UAE نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید کر دی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ UAE اسرائیل تعلقات طے شدہ ابراہمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ بیان کے آخر میں کہا گیا کہ ریاست میڈیا سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ درستگی کا خیال رکھے اور غیر مصدقہ معلومات کو پھیلانے یا سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہرگز نہ کرے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے خلاف بھارت اور اسرائیل کے گمراہ کن پروپیگنڈا مہم بے نقاب۔ نشریاتی ادارے CBS نے ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی کا من گھڑت اور منظم پروپیگنڈا کیا۔ CBS پیراماؤنٹ گلوبل کی ملکیت ہے جو کہ ریلائنس نیٹ ورک سے منسلک ہے اور یہ ادارہ بھارتی کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی ملکیت ہے۔ مکیش امبانی کے CBS پر اثر و رسوخ نے پوری پروپیگنڈا مہم کے پس پردہ محرکات کو بے نقاب کر دیا۔ نشریاتی ادارے CBS نے ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی کا من گھڑت اور منظم پروپیگنڈا کیا۔ CBS پیراماؤنٹ گلوبل کی ملکیت ہے جو کہ ریلائنس نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ یہ نیٹ ورکس بھارتی کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی ملکیت ہیں۔ بھارتی بزنس مین مکیش امبانی انتہا پسند مودی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے۔ انتظامی تبدیلیوں کے بعد CBS میں بھارتی بزنس مین مکیش امبانی کا براہ راست اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی CBS کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اسرائیل تعلقات میں کشیدگی کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے بطور ثالث کردار پر گمراہ کن بھارتی اور اسرائیلی پروپیگنڈا عالمی امن کو سبوتاژ کرنے کی مضمون کوشش ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی امن کی مخلصانہ کوششیں بھارت کو کھٹکنے لگی ہیں کیونکہ بھارت اپنی انتہا پسند پالیسیوں کے باعث دنیا بھر میں تنہا ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کا منظم پروپیگنڈا اور طرز عمل عکاس ہے کہ یہ عالمی امن اور علاقائی استحکام کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارجی ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے میجر سمیت 5 جوان شہید۔ علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق بارکھان کے علاقے نوشام میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے پاک فوج اور FC بلوچستان کے مشترکہ کریک ڈاؤن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم تنظیم کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ اور ابھی آپ کے لیے چلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس میٹنگ پہ آپ تشریف لائے۔ ابھی ہم نے 10 مئی کو مارکہ حق بہت ہی شاندار طریقے سے منایا پوری قوم نے، اور یہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بے پایاں فضل و کرم سے جو فتح عطا فرمائی اور عزت اور پاکستان کو وقار عطا فرمایا، یہ مرہون منت ہے قومی یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے۔ پوری قوم یکجاں دو قالب تھی اور افواج پاکستان نے
الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوئیں اور اسلام آباد میں بھی 10 تاریخ کو یہاں پر بہت ایک پروکار تقریب ہوئی، اس میں گو کہ بارش اور بادلوں کی گرج شامل ہو گئی، اس سے اس تقریب کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اب 28 مئی کی آمد ہے، ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا۔ ہماری ہمیشہ یہ سوچ رہی، ہمارا یہ ایک قومی یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ یہ اثاثہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے، اوفنس کے لیے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیر پاور کے طور پر جانتی ہے۔ تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی سیاستدان اور دوسرے جو ادارے ہیں، ان سب کا اس میں، تمام حکومتوں کا اس میں رول ہے، اور اس کے موجد یقیناً بانی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، اور اس کو نقطہ انجام تک پہنچانے کے لیے میاں نواز شریف نے، جو میرے قائد ہیں، انہوں نے ایک اپنا ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ تو آج اس کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو ہم دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے اس عظیم کارنامے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوکلیر طاقت عطا فرمائی، اسی حوالے سے اسی محنت اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں پاکستان کو ایک اکنامک طاقت بنانا ہے، جس کے لیے پچھلے 2 سالوں میں آپ سب نے مل کر ایک ٹیم کے طور پر بے پناہ کاوشیں کی ہیں، اور اس کے آہستہ آہستہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، دشوار گزار سفر ہے، لیکن جو قومیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر صورت ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور چیلنجز کو عبور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حالیہ 1.5 مہینے میں جو خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلاتے رہے، اس وقت الحمدللہ سیز فائر ہے، گو کہ وہ ٹیمپریری ہے، اس سے یقیناً ہماری معیشت کو نہیں بلکہ خطے میں دوسری جو اکانومیز ہیں ممالک کی، ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک ٹیم بن کر ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ سڑکوں پر قطاریں نہیں تھیں، ریشننگ نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے آپ نے ایک بہترین انداز میں اس کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خوشحال گڑھ میں ایک ریلوے کا ملازم تھا، وہ بڑا دلیر شہری تھا، لیاقت علی اس کا نام تھا۔ تو اس نے جب دیکھا اور اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو انہوں نے وہ فوری طور پر اس نے ان کا خودکش حملہ روکنے کی کوشش کی، اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کو ہم نے ستارہ شجاعت دلوایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ہیروز ہیں۔ اس دہشت گردی کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، وہ ایسی قربانیاں ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ میں نے ابھی چند دن پہلے راول پنڈی میں ایک اور ہم نے شہید کا، وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے شہید، ان کا ہم نے سب نے جنازہ پڑھا وہاں پہ، ان کے ہم بچوں سے ملے۔ یہ ایسی قربانیاں ہیں، ان کا جو خون جو ہے اس سے دھرتی کی آبیاری ہو رہی ہے۔ سردار صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ان سب
शोहदा के लिए हम हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। इस्लामाबाद से आप मुलाज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर मियाँ नवाज़ शरीफ को मुबारकबाद पेश की। एटमी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाने के हवाले से कौमी बयान है कि एटमी असासा के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दिफा के लिए है। स्मारक हक़ की अजीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोश व खरोश से मनाया गया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज़ को दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे थे इस्लामाबाद में यौम फतह मार्का हक़ की शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पूरी कौम यकजान दो ग़ालिब थी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ मौसम की बात किए लेते हैं। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध में सूरज आग बरसा रहा है। मौसम का हाल जानने वालों ने जनूबी पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और घड़ी दुपट्टा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। पंजाब में सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर सिटी में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पारा, चनार, दीर कालाम और पटन में भी बादल बरसे। इस्तोर, इसकरदू और गड़ी दुपट्टा में बारिश हुई। आज जैकबाद से 20 सक्कर, रोहड़ी, मोइंजोदड़ो, लाड़काना और हैदराबाद का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी है, मज़ीद 2 दिन तक बरकरार रहेगी। कराची में आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची के हवाले से जारी मौसमी सूरत हाल में बताया गया कि शहर कायद में आइंदा 2 रोज़ तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद में तेज़ हवाएं भी चल रही हैं जो गर्मी की शिद्दत में कमी का बाइस बन रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत नुमाया तौर पर महसूस की जा रही है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई कर दी। शाम और रात में मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। माहिर मौसमियात इमरान सद्दीकी के मुताबिक सिस्टम के तहत खैबर पख्तूनख्वा, बालाई, वसी पंजाब, कश्मीर, गिलगित और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में 2 रोज़ बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। सिंध के बेशतर अजला में दोपहर के बाद से 2 रोज़ तक दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से भी बारिश की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ मकामात से लाइट टू मॉडरेट रेन मौसूल हुई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पंजाब में लाहौर और उसके मुल्हिका इलाकों से भी अच्छी बारिश की रिपोर्ट मौसूल हुई है। और लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लाहौर सिटी में 42 मिलीमीटर, जबकि लाहौर एयरपोर्ट में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। और आइंदा की सूरत हाल इस तरह से है कि आज शाम रात एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पाकिस्तान के मगरबी इलाकों का रुख करेगी और ये मगरबी हवाएं जो हैं आइंदा 36 घंटे तक पाकिस्तान के वस्ती और बलाई इलाकों पर असरअंदाज होंगी। इसकी वजह से आइंदा 2 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में और बलाई और वस्ती पंजाब में और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में और नॉर्थ ईस्ट पंजाब में, स्पेशली लाहौर उसके मुल्हिका इलाकों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिश के इम्कानात बनेंगे। और इस बारिश की वजह से पंजाब के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत में कमी आएगी और जो गर्मी का ज़ोर है वो कम होगा। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में भी आज दिन में मौसम सिंध के जो बलाई इलाके हैं वहाँ मौसम गर्म रहेगा, लेकिन ये कि दोपहर के बाद वहाँ पर भी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और हल्के हल्के बादल आने शुरू हो जाएंगे और अगले 2 रोज़ जो है यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है उसमें कमी मुतवक्का है। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मछली का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसी की तफसीलात जानेंगे सैयद इमरान शमसी से। इमरान, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज शहर लाहौर के अंदर जो है मौसम खुशगवार है। बादलों और सूरज के दरमियान जो है आग मचोली का सिलसिला जारी है। बारिश का कभी इम्कान है लाहौर शहर के अंदर आज, और उसके साथ साथ आपको गुज़श्ता रात जो ज़्यादा बारी हुई थी उसके साथ आज जो वास्ता अहकाम का अहकाम जारी कर दिए गए कि मुकम्मल तौर पर जो है जहाँ पर लाहौर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे लक्ष्मी चौक है, बाटी गेट है, हरबंसपुरा है, भगवानपुरा है, मुगलपुरा है और कलमा चौक है, बरकत मार्केट है, इसके जो मोहल्का एरियाज हैं जहाँ पे पानी खड़ा होता है उसकी निकासी को बेहतर बनाने के लिए जो वासा काम अलर्ट रहे और किसी भी किस्म का शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और उसके साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो है दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम जो 31 और ज़्यादा से ज़्यादा जो 38 सेंटीग्रेड नोट किया गया। आज लाहौर शहर में जो मौसम खुशगवार रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान शमसी, लाहौर का वेदर आपने अपडेट किया। अभी आपको लाहौर लिए चलेंगे जहां पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर प्रेस ब्रीफिंग किया। लेकिन किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते प्राइवेट आर्टिकल, किसी के लिए 2000 रुपए लगेगा या 1000 लगेगा तो हमारा बजट जो है उससे मुतासिर हो जाएगा। हमारे हाथों में इसी तरह ईमानदारी से होता है और वो इस काबिल नहीं होते सरकारी सतह पे उस तरह का हम जो है इलाज लोगों को या दवाइयाँ मुहैया नहीं कर सकते। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ जरूर इस पे करूँगा कि OPDs के हवाले से बेहतरी आई है सरकारी हॉस्पिटल्स में और लोगों को मेडिसिन जो है मिल रही है। हमने भी अपनी से कोशिश की कि जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं हम भी भरपूर उस पर पार्टिसिपेशन करें। आगे चलें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कभी कोई बात होती है जो बंदे के पंच हो जाती है। मैं जब गवर्नर बना तो मुझे जो पहली बार वाली हमारी एक तहसील है पिंडी है, उसके दूर दराज इलाके का एक बंदा था, मैं जानता नहीं, मैं उसको देख नहीं सका। उन्होंने मुझे फोन की और कहा कि सरदार साहब गवर्नर बन गए हो, बड़ी तुसा मुबारक हो गए। मैं गुर्दे का मरीज हूँ तो मैं हफ्ते 2 दिन डायलिसिस करावा पिंडी इस्लामाबाद में ना मेरी 5 दिन अंदाजा कर रहे हैं लाहौर से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। मौसम की बात कर रहे हैं तो टंडल अयार में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाएगा। इम्कान है शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग और ट्रिपिंग ने शहरियों को मजीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे तारिक हमीद अब्बासी से। तारिक हमीद अब्बासी, अपडेट कीजिए। जिन्हें जी बात की जाए तो मौसम के हवाले से तो टंडो अयार और इसके गिरदो नवा के इलाकों में जो है कि सुबह से ही जो है कि सूरज जो है कि आग बरसा रहा है और टंडो अयार में जो है कि तेज़ तूफ़ानी हवा भी चल रही है जिसकी मिट्टी का तूफ़ान भी है, मगर फिर भी हफ्स की शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। जब हमारी महकमा मौसम से बात हुई उनका यही कहना था कि टंडो अयार का जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो 28 से ज़्यादा 44 जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसका जो मौजूदा दर्जात है वो 39 है। जिस तरह से वक्त बढ़ता रहेगा तो इसी तरह से दर्जात भी जो है कि इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त टंडो अयार में जो हवा चल रही है वो 15 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। हवा में जो नमी का तनासुर रिकॉर्ड किया गया है वो 35% रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। टंडो अयार जो है कि इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ जो है कि हैस्को इंतजामिया की जानिब से बिजली की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से घरों में बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे वो गर्मी की वजह से बिलबिला उठे हैं। और जब हमारी तिब्बती माहिर से बात हुई उनका यही कहना था कि टंडो अयार के शहरी गर्मी से बचाव के लिए जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे वो गर्मी से बच सकते हैं। तारिक हमीद अब्बासी अपडेट कर रहे थे टंडो अयार से।